स्टूडेंट हम देखते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स को पॉलीमर भी कहा जाता है। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं बिल्ड अप बाय स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड मोनोमर्स। ये छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बने होते हैं जिन्हें मोनोमर्स कहा जाता है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन डीपी, ये क्या होती है? नंबर ऑफ मोनोमर्स इन अ पॉलीमर। किसी भी मैक्रोमोलिक्यूल में जो मोनोमर्स जुड़े हुए हैं उनकी तादाद उसका डीपी कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक दीवार है, वॉल, जो कि छोटी छोटी ब्रिक्स से मिलके बनी है। तो ये जो वॉल है आप इसे पॉलीमर समझ लें और इसकी जो ब्रिक्स हैं ये मोनोमर हैं। आप ज़रा इसमें काउंट कीजिएगा कि ब्रिक्स हैं कितनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जो 11 ब्रिक्स हैं ना, तो आप कह सकते हैं इस पॉलीमर का जो डीपी है वो 11 है। नंबर ऑफ मोनोमर्स इन अ पॉलीमर, ठीक है। तो डीपी का फार्मूला होता है मोलर मास ऑफ पॉलीमर, पूरे पॉलीमर का वजन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ मोनोमर, मोनोमर के वजन पे डिवाइड करना है। तो इस लिहाज से हम दो फार्मूले मज़ीद बनाएंगे। पहले तो आपने डीपी का फार्मूला याद कर लिया ना, पॉलीमर का मास डिवाइड बाय मोनोमर का मास, इसे आप डीपी निकाल लेते हैं। अगर इसी फार्मूले में मैंने मोलर मास ऑफ पॉलीमर निकाल रहा हूँ तो ये मोलर मास ऑफ मोनोमर डीपी से जाके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो मोलर मास ऑफ पॉलीमर का फार्मूला बनेगा डीपी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ मोनोमर। या अगर इसी फार्मूले से आपने बनाना हो मोलर मास ऑफ मोनोमर निकालना हो तो इसे उधर ले जाइएगा और डीपी को इधर आके डिवाइड कर दीजिएगा। मोलर मास ऑफ मोनोमर इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ पॉलीमर डिवाइड बाय डीपी, ठीक है। तो दो हमारे पास फार्मूले बन गए इससे। ये मेन फार्मूला, इससे दो फार्मूले हमने बना लिए। अब इसमें हमारी बुक में जो एग्जाम्पल है वही करते हैं। उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया कि ये हमारे पास है पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, इसका डीपी है 1000, डीपी गिवन दे दिया जाएगा और वो पूछेंगे इसका मोलर मास निकालें पॉलीमर का। तो आपने ये फार्मूला लगाया मोलर मास ऑफ पॉलीमर इज इक्वल टू डीपी। डीपी आपके पास गिवन है, कितनी है? 1000 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ मोनोमर। वो आप इस केमिकल के मोनोमर को, इसके एटम्स के मास को ऐड करें और निकाल लें। देखें कार्बन 2 है तो 24, हाइड्रोजन 3 है 27, क्लोरीन का होता है 35.5। तो आप 35 ही इसे पुट कर लें या 36, नियर अबाउट ये 63 आएगा। तो अब आप यहाँ पे 63 से इसे मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 63,000। तो आपने पॉलीविनाइल क्लोराइड का पॉलीमर का मास निकाल लिया। आपको इसका डीपी गिवन दिया गया था, डीपी से आपने मल्टीप्लाई किया उसके मोनोमर का मास और ये 63,000 आ गया। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ लेते हैं मोलर मास ऑफ मोनोमर, मोनोमर का मास पूछ लेते हैं, आपको डीपी गिवन दे देते हैं कि इस पॉलीमर का डीपी 1000 है और इस पॉलीमर का जो मास है वो आपको गिवन दे देते हैं। मोलर मास ऑफ पॉलीमर वो दे देते हैं 63,000। तो जब आपको ये दो वैल्यूज़ गिवन होती तो आपने क्या फार्मूला लगाना था? मोलर मास ऑफ मोनोमर इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ पॉलीमर, जो कि आपको दिया गया 63,000 डिवाइड बाय उसका डीपी 1000 है। तो अब आप ये मोलर मास ऑफ मोनोमर भी निकाल सकते थे 63, ये भी आप कर सकते हैं। या अगर आपको डीपी गिवन ना दिया जाए और डीपी पूछ लिया जाए मोलर मास ऑफ पॉलीमर दे के, मोलर मास ऑफ मोनोमर दे के, तो आप डीपी भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि 63,000 पॉलीमर का मास है, 63 उसके मोनोमर का मास है, तो डीपी निकालें। आपने दोनों को डिवाइड किया, 1000 इसका डीपी आ गया। तो अब तीनों अंदाज में तैयार रहिएगा न्यूमेरिकल करने के लिए। तीनों अंदाज मैंने आपको सिखा दी हैं। दो इन्फॉर्मेशन की बातें जो आपने याद रखनी है। मोलर मास ऑफ पॉलीमर्स आर यूजुअली बिटवीन 10,000 टू 10 लाख। अमूमन जो पॉलीमर के मैसेज होते हैं ना, चाहे वो बड़े पॉलीमर हों चाहे वो छोटे पॉलीमर हों, तो तकरीबन 10,000 से शुरू होते हैं और 10 लाख तक के दरमियान में वो रहते हैं मोलर मास। पॉलीमर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना वो दो बातों पे डिपेंड करती हैं। उसकी केमिकल कंपोजिशन, वो किन एटम या किन फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बना है, और उसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। दो बातें डिसाइड करते हैं कि पॉलीमर में कौन सी प्रॉपर्टीज़ आएंगी। स्टूडेंट जो पॉलीमर की क्लासिफिकेशन है ना वो डिफरेंट अंदाज में की जा सकती है। तो 5 अंदाज हैं जिसमें हम इसकी क्लासिफिकेशन सीखेंगे। नेचर के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, टाइप्स ऑफ मोनोमर के हिसाब से, थर्मल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से और वे ऑफ कम्बिनेशन या रिएक्शन के हिसाब से। नेचर के हिसाब से ये इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक हो सकते हैं, ये सिंथेटिक या बायोपॉलीमर्स हो सकते हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से ये लीनियर हो सकते हैं, ब्रांच्ड हो सकते हैं,
या क्रॉस लिंक्ड हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ मोनोमर के हिसाब से ये होमोपॉलीमर हो सकते हैं, कोपॉलीमर हो सकते हैं या टरपॉलीमर्स हो सकते हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ये थर्मोसेटिंग या थर्मोप्लास्टिक हो सकते हैं। और वे ऑफ कम्बिनेशन या रिएक्शन के हिसाब से ये एडिशन पॉलीमर हो सकते हैं या कंडेंसेशन पॉलीमर हो सकते हैं। तो पहला शुरू करते हैं नेचर के हिसाब से। नेचर के हिसाब से मैक्रोमोलिक्यूल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक जिसमें एग्जाम्पल शामिल हैं, जाइंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड सैंड। ये नो डाउट डायमंड में कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंसीडर होते हैं क्योंकि इनमें तमाम प्रॉपर्टीज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड वाली होती हैं। ऑर्गेनिक पॉलीमर्स को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बायोपॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स। बायोपॉलीमर्स नेचुरल होते हैं जो जानदारों में पाए जाते हैं, जैसे लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और न्यूक्लिक एसिड हैं, ETC। सिंथेटिक पॉलीमर्स में प्लास्टिक आ जाती हैं, सिंथेटिक फाइबर आ जाता है, रबड़ आ जाती है, ठीक है। ये आर्टिफिशियल मेथड से बनाए जाते हैं। तो हमारा पहला हो गया नेचर के हिसाब से, क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल्स, ये आपने याद कर लेनी है। दूसरा है स्ट्रक्चर के हिसाब से। स्ट्रक्चर के हिसाब से पॉलीमर हैं तीन कैटेगरीज में डिवाइड, लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक पॉलीमर्स। अगर मोनोमर इस अंदाज में जुड़े कि बस वो सीधी लाइन में जुड़ते चले जाएं तो ये लीनियर पॉलीमर बनेगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल पॉलीथीन है। ब्रांच में क्या होगा, मोनोमर लीनियर वे में तो जुड़ते चले जाएंगे लेकिन साथ साथ उसकी ब्रांचेस भी बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये अगर ब्रांचेस आ जाएं तो वो ब्रांच पॉलीमर बन जाते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल अमाइलोपेक्टिन है। स्टार्च में अमाइलोपेक्टिन जो है इसकी ब्रांचेस होती हैं, और इसी तरह ग्लाइकोजन भी है, उसकी भी ब्रांचेस होती हैं। तो अमाइलोपेक्टिन आप लिख सकते हैं, आप ग्लाइकोजन भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल दो याद कर लीजिएगा। इसी तरह जो क्रॉस लिंक्ड है, क्रॉस लिंक में डिफरेंट जो लेयर्स हैं ना वो आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। फॉर एग्जांपल ये पहली लीनियर लेयर है, दूसरी लीनियर लेयर है और ये तीसरी लीनियर लेयर है। ये आपस में ना इस तरह जुड़ जाती हैं डिफरेंट वे से, तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड हो गई। ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर कहलाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल बैकलाइट। आपने जब फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के रिएक्शन से ये बैकलाइट बनाया था तो उसमें आपने देखा था वो इंटरकनेक्टेड हो रहे थे। आइए अब टाइप्स ऑफ मोनोमर के लिहाज से क्लासिफिकेशन डिस्कस करते हैं। तो पॉलीमर्स को तीन क्लासेस में डिवाइड किया जा सकता है, होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, टरपॉलीमर। होमोपॉलीमर ऐसे पॉलीमर जो कि सेम टाइप ऑफ मोनोमर से बने। उन मोनोमर की तादाद जितनी मर्जी हो लेकिन वो तमाम एक ही किस्म के होंगे, ये होमोपॉलीमर कहलाते हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाता है पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है। अब देखें ये पॉलीइथीन बनेगा इस इथीन से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इथीन होता है, और आप जब इससे पॉलीमर बनाएंगे पॉलीथीन बन जाएगा। तो पॉलीथीन का मोनोमर तो इथीन था। पॉलीविनाइल एसीटेट, देखिए जो विनाइल ग्रुप होता है ना ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल ग्रुप होता है। इस विनाइल ग्रुप के साथ आप जो लगाएंगे वैसे इसका नाम बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे एसीटेट लगा दें, एसीटेट ग्रुप ये होता है ना एसिटिक एसिड से CH3COOH, ये एसीटेट ग्रुप बन जाता है अगर आप इसका H निकाल दें। तो आप ना यहाँ विनाइल के साथ ऐसे लगा दें COOCH3, ठीक है। या आपकी बुक में इसे ऐसे नीचे लगाया गया है वो भी ठीक है, COOCH3, ये विनाइल एसीटेट बनेगा। तो विनाइल एसीटेट से जब पॉलीमर बनेगा पॉलीविनाइल एसीटेट बनेगा। देखिए पॉलीविनाइल क्लोराइड किससे बनता है, ये वाला जो होता है ना CH2 डबल बॉन्ड CH, ये होता है विनाइल ग्रुप। अगर आप यहाँ पे Cl लगा दें तो ये बन जाएगा विनाइल क्लोराइड, और इससे जो पॉलीमर बनेगा वो बनेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीस्टाइरीन किससे बनता है, यही विनाइल ग्रुप आप बनाएं CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे आप फिनाइल ग्रुप लगा दें बेंजीन। जब भी बेंजीन किसी के साथ अटैच होता है तो C6H5 की शक्ल में अटैच होता है, इसे फिनाइल बोलते हैं। तो ये बन गया स्टाइरीन। इससे जो पॉलीमर बनाएंगे पॉलीस्टाइरीन। तो मैंने आपको साथ में मोनोमर के फार्मूले भी बता दिए। पॉलीविनाइल एसीटेट का मोनोमर कौन सा है, ये वाला विनाइल एसीटेट। पॉलीविनाइल क्लोराइड का मोनोमर कौन सा होगा, ये वाला विनाइल क्लोराइड। पॉलीइथीन का मोनोमर कौन सा होगा, ये वाला इथीन।
पॉलीस्टाइरीन का मोनोमर कौन सा होगा, ये वाला स्टाइरीन, ठीक है। कोपोलीमर, ऐसे पॉलीमर जो कि 2 टाइप्स ऑफ मोनोमर से मिलकर बनते हैं। जैसे कि आपकी बुक में एग्जांपल कोट किए विनाइल एसीटेट एंड ब्यूटाइल मैलिएट, ये दोनों मोनोमर जब मिलेंगे तो पॉलीमर बनाएंगे, वो पॉलीमर कोपोलीमर कहलाएगा, ठीक है। अब ये जो विनाइल एसीटेट है इसका फार्मूला क्या बनेगा, और ब्यूटाइल मैलिएट का, विनाइल एसीटेट का फार्मूला तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ये विनाइल एसीटेट है। और ब्यूटाइल मैलिएट क्या होता है, देखें ये जो होते हैं ना CH डबल बॉन्ड CH, COOH एंड COOH, ये होता है मैलिक एसिड। आपने अल्काइंस की प्रिपरेशन में से पढ़ा था, तो मैलिक एसिड से अगर आप H निकाल के इसका एस्टर बना लें, मतलब यहाँ पे कोई R ग्रुप लगा दें, R ग्रुप आपने कौन सा लगाना है, 4 कार्बन का ब्यूटाइल, तो यहाँ भी ब्यूटाइल लगा दें, यहाँ भी ब्यूटाइल लगा दें, तो ये केमिकल बनेगा ब्यूटाइल मैलिएट, ठीक है। विनाइल एसीटेट ये रहा, ब्यूटाइल मैलिएट ये, आप इन दोनों को जब मिलाएंगे दो डिफरेंट हो गए ना, तो ये जो पॉलीमर बनेगा ये कोपोलीमर कहलाता है। इसके अलावा आप जो एग्जांपल याद रखिएगा नायलॉन, हम डिटेल में पढ़ेंगे। नायलॉन कोपोलीमर है क्योंकि 2 किस्म के मोनोमर से मिलकर बनता है, एडीपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन। ये जो पॉलीएस्टर है ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी 2 किस्म के मोनोमर से मिलकर बनता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और डाईओल। बैकलाइट आप पढ़ चुके हैं, किससे मिलकर बना था, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, 2 किस्म के मोनोमर से मिलकर बना ना। इपॉक्सी रेजन्स, ये जो इपॉक्सी रेजन्स होते हैं ये भी 2 किस्म के मोनोमर से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से मोनोमर हैं जिससे ये मिलकर बनते हैं, तो एक होता है इसमें एपीक्लोरोहाइड्रेट, इसका फार्मूला होता है CH2CH, फिर CH2, फिर Cl और यहाँ पे ये O, ठीक है। ये एपीक्लोरोहाइड्रेट कॉमन नेम है तो ये याद करना पड़ेगा। और एक होता है इसका मोनोमर डाईफिनाइल ओल प्रोपेन, डाईफिनाइल ओल प्रोपेन, इसका फार्मूला ये है, आपने ये भी याद करना है। फिनाइल लगाया और ये कार्बन, फिर यहाँ पे फिनाइल लगाया, ये हो गया डाईफिनाइल, और ये प्रोपेन 3 कार्बन की आपने चेन बनाई और यहाँ पे OH लगा दिया, यहाँ पे OH, ये डाईफिनाइल ओल प्रोपेन, ये भी कॉमन नेम है। तो ये वाले दोनों मोनोमर जब मिलते हैं तो ये इपॉक्सी रेजन बनाते हैं, तो ये भी 2 किस्म के मोनोमर से मिलके बना। तो कोपोलीमर में हमने देखा 2 किस्म के मोनोमर मिलेंगे, एक आपकी बुक की एग्जांपल है विनाइल एसीटेट और ब्यूटाइल मैलिएट का मिलना, कोपोलीमर की एग्जांपल है। नायलॉन कोपोलीमर की एग्जांपल है पॉलीएस्टर्स, बैकलाइट, इपॉक्सी रेजन्स, और इपॉक्सी रेजन के मोनोमर या आपने इनके फार्मूले और नेम याद कर लेने। टरपोलीमर, ऐसे पॉलीमर जो कि 3 किस्म के मोनोमर से मिलके बनेंगे। आपकी बुक में जो एग्जांपल यूज़ हुई है वो एक्राइलिक रेजन्स यूज़ हुए हैं, ये 3 किस्म के मोनोमर से मिलके बनते हैं। कौन कौन से मोनोमर यहाँ पे आते हैं, अमूमन इनमें भी ना ये विनाइल ग्रुप ही होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CN लगा दें, ये है एक्राइलोनाइट्राइल, या इसका दूसरा नाम क्या बनेगा, विनाइल साइनाइड, क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये ग्रुप विनाइल होता है, CN साइनाइड, विनाइल साइनाइड या एक्राइलोनाइट्राइल। एक तो ये मोनोमर होता है, दूसरा होता है अगर आप CH2 डबल बॉन्ड CH लगा के साथ में CN की बजाय COOH लगा दें, इसे बोलते हैं एक्राइलिक एसिड। तो पहले 2 तो नाम बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे फार्मूले। यहाँ पे आपने विनाइल के साथ CN लगाया और यहाँ पे आपने विनाइल के साथ COOH लगा दिया, बाकी ये विनाइल ग्रुप तो दोनों में है ना, एक्राइलोनाइट्राइल एंड एक्राइलिक एसिड। और तीसरा जो है मोनोमर वो इसका ये होता है CH2 डबल बॉन्ड C। अब क्या आपने ये CH2 डबल बॉन्ड C लगाना है, इसका एक H भी हटा देना है, उस H की जगह आपने मिथाइल लगाना है CH3, और इस C के साथ आपने COOCH3 ऊपर भी है ना, ऐसे COOCH3 अटैच कर देने हैं, ये बनेगा मिथाइल मेथाक्राइलेट, ठीक है। तीनों के नाम आपने याद कर लेने हैं। स्टूडेंट, अगर आप थर्मल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन करें तो फिर 2 किस्म की क्लासेस बनेंगी, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोस्टैटिक पॉलीमर। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कौन से होते हैं, ये गर्म करने पे सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट रिपीटेडली ऑन हीटिंग, मतलब जितनी बार मर्जी गर्म करें सॉफ्ट हो जाएंगे, एंड हार्डनेड ऑन कूलिंग, और ठंडा करेंगे तो हार्ड हो जाएंगे, विद अ वेरी स्मॉल चेंज इन देयर प्रॉपर्टीज़। और इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इस लिहाज से आप इन्हें बार बार रिसाइकिल कर सकते हैं। तो ये ज़्यादा काम के पॉलीमर हैं
इसमें पीवीसी पाइप्स हैं, प्लास्टिक टॉयज़ हैं, पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है। जो अमूमन लीनियर पॉलीमर होते हैं ना, वो थर्मोप्लास्टिक होते हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर हार्ड ऑन हीटिंग, गर्म करने पे हार्ड हो जाते हैं। कैन नॉट बी सॉफ्ट अगेन, फिर दोबारा सॉफ्ट नहीं होते। एक्चुअली क्या होता है, ये डिकम्पोज हो जाते हैं गर्म करने पे, और ये वाले गर्म करने पे क्या हो गए थे, मेल्ट हो गए थे। तो थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पे मेल्ट हो जाते हैं, थर्मोसेटिंग गर्म करने पे डिकम्पोज हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ मेल्टिंग। सिंथेटिक वार्निश, इपॉक्सी रेजन और बैकलाइट इसकी एग्जांपल है। अमूमन ये क्रॉस लिंक्ड हुआ करते हैं, इसीलिए जब इन्हें गर्म करते हैं तो फिर उनके स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, तो दोबारा रीअरेंज नहीं हो पाते। इसके बाद है वे ऑफ कम्बिनेशन या रिएक्शन के हिसाब से आप पॉलीमर को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो आइए अब एडिशन और कंडेंसेशन का डिटेल में जायज़ा लेते हैं। स्टूडेंट देखें, हम एडिशन पॉलीमराइजेशन शुरू करते हैं। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ज़रिए होगी, और फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म है इसके 3 स्टेप हुआ करते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन, टर्मिनेशन। इनिशिएशन वो स्टेप है जिसमें फ्री रेडिकल बना करते हैं, प्रोपोगेशन वो स्टेप है जिसमें रिएक्टेंट में भी फ्री रेडिकल आपको नज़र आएगा और प्रोडक्ट में भी। टर्मिनेशन वो स्टेप होता है जिसमें फ्री रेडिकल रिएक्टेंट में 2 नज़र आते हैं लेकिन प्रोडक्ट में नहीं होते, रिएक्शन ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो इनिशिएशन कैसे हो गई एडिशन पॉलीमराइजेशन की, ये थर्मल या फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होगी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ये वाले केमिकल होते हैं, RC डबल बॉन्ड O, फिर दरमियान में 2 ऑक्सीजन हो जाते हैं, और इस साइड पे भी RC डबल बॉन्ड O आ जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में RC डबल बॉन्ड O OH होता है। आप कार्बोक्सिलिक एसिड का एक हाइड्रोजन निकाल दें और इस हाइड्रोजन को निकाल के एक और कार्बोक्सिलिक एसिड इस साइड से इससे अटैच कर दें, RC डबल बॉन्ड O, लेकिन उसका भी एक हाइड्रोजन निकाल के अटैच कर दें, तो ये केमिकल ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होते हैं। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड चूँकि बिल्कुल दोनों साइड से एक जैसा है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है ना, तो ये बराबर टूट सकता है। जब ये बराबर टूटेगा, या तो आपको सनलाइट की मौजूदगी में से तोड़ना पड़ेगा, या आपको तोड़ना पड़ेगा इसे या हाई टेम्परेचर पे, आप उसे हीट करें तो ये टूट जाएगा। जब ये बराबर टूटेगा तो फिर ये फ्री रेडिकल बनेंगे, टू बिल्कुल एक जैसे। ये जो फिशन है, ये कौन सी फिशन होगी, होमोलाइटिक फिशन। तो ये फ्री रेडिकल हमेशा होमोलाइटिक फिशन के नतीजे में बनते हैं। अगले स्टेप में आपने कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में पढ़ा हुआ है, बिल्कुल वैसे ही स्टेप है ये। यहाँ से जो ऑक्सीजन है इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे आगे बॉन्ड बनाना चाहता है लेकिन इसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये R यहाँ से टूटेगा, और जब R यहाँ से टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, और ये जो R है ये अकेला एक इलेक्ट्रॉन के साथ रह जाएगा। क्योंकि आपने 2 लिए हैं तो यहाँ भी 2R बन जाएंगे और 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे। ये जो R बन गया है इसने आगे रिएक्शन को प्रोसीड करना है। तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ने डिकम्पोज होकर फ्री रेडिकल बनाया, और इसके बाद इसने ये एक और छोटा फ्री रेडिकल बना दिया जो आगे यूज़ आपने करना है। तो ये था इनिशिएशन का स्टेप। प्रोपोगेशन के स्टेप में क्या होता है, प्रोपोगेशन के स्टेप में ये जो R फ्री रेडिकल बन गया है, आपने इसे किसी भी केमिकल के साथ रिएक्शन करवा देना है जिसका आप पॉलीमर बनाना चाहते हैं, लेकिन आपने जिस केमिकल का पॉलीमर बनाना है उसमें अनसैचुरेशन लाजमी हो, स्पेसिफिक फॉर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है, नाम से जाहिर है एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड दिया करते हैं। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन किसके लिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का क्या काम होता है, देखें ये R जो है ना, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। डबल बॉन्ड का ये जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कार्बन के पास चला जाएगा। तो यहाँ से R और CH2 के दरमियान नया बॉन्ड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, और ये जो CH2 CH के दरमियान बॉन्ड था डबल, ये सिंगल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ रिएक्टेंट में भी फ्री रेडिकल था, प्रोडक्ट में भी फ्री रेडिकल बन गए। प्रोपोगेशन का स्टेप है। अगले स्टेप में आप इस फ्री रेडिकल को दोबारा लिखेंगे, एक और मॉलिक्यूल ले लेंगे डबल बॉन्डेड, CH2 डबल बॉन्ड CH, और साथ में बेंजीन लगी हुई, इसे ना बोलते हैं स्टाइरीन। तो आप चाहे स्टाइरीन ले लें, चाहे कोई और भी केमिकल ले सकते हैं जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड लाजमी हो। अगले स्टेप में ये वाला इलेक्ट्रॉन दोबारा यहाँ पे शिफ्ट होगा, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्या बनेगा इस बार,
देखें ब्लैक वाला RCH2 CH C6H5। इसके बाद जो नया बॉन्ड बना और ये जहाँ पहले प्लस था वहाँ पे बॉन्ड बन गया CH2 CH, इस पे डॉट आ गया एंड C6H5। तो ये अमल जारी रहेगा। ऐसे ही ये जो फ्री रेडिकल बना करेंगे बड़े वाले, ये फिर नेक्स्ट स्टाइरीन से मिलेंगे, फिर नेक्स्ट, और ये अमल जारी रहेगा। तमाम स्टेप प्रोपोगेशन के होंगे। अब इसे हम कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं। आप देखें रिपीट क्या हो रहा है। ये आर तो एक बार है, इसके बाद नहीं आया। CH2 CH और साथ में फिनाइल। दोबारा देखें CH2 CH साथ में फिनाइल। तो आप इसे आसानी के लिए R को लिखने के बाद CH2 CH साथ में फिनाइल, इसे यहाँ पे ना n टाइम्स लिख दें और साथ में डॉट भी डाल दें क्योंकि लास्ट वाले पे डॉट भी आएगा। तो ये n टाइम्स लिख दिया है। अब n टाइम से मुराद है यही बार बार रिपीट हो रहा है ना, जितनी बार मर्जी ये रिपीट हो जाए। टर्मिनेशन वो स्टेप होगा जिसमें आप दो फ्री रेडिकल को मिला देंगे। अगर आप इसे किसी भी फ्री रेडिकल के साथ मिला दें, अभी रिएक्शन टर्मिनेट हो जाएगा, रुक जाएगा। CH2 CH C6H5 N और यहाँ पे R होगी। तो अब इसमें ना मैकेनिज्म में से एज सच इतने क्वेश्चंस बना नहीं करते। ये समझाने का मकसद ये होता है कि आपको चीज़ क्लियर हो जाए, कॉन्फिडेंस आप में आ जाए कि आपको ये चीज़ें आती हैं। इसमें आपने जो चीज़ याद करनी है कि इनिशिएशन किसके ज़रिए हुई, ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के ज़रिए हुई। किस कंडीशन पे हुई, फोटोकेमिकल भी हो सकती है, थर्मल भी हो सकती है। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड से एट द एंड कौन सा फ्री रेडिकल बना, अल्काइल फ्री रेडिकल बना। ठीक है, अल्काइल फ्री रेडिकल किन कंपाउंड पर अटैक करेगा एडिशन पॉलीमराइजेशन में, भाई उन कंपाउंड पर जिनमें अनसैचुरेशन होगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होंगे। एट द एंड जब आप दो फ्री रेडिकल को मिलाएंगे तो कौन सा स्टेप हो जाता है, टर्मिनेशन का स्टेप हो जाता है। तो ऐसी बातों का आपने ख्याल रखना है, बाकी मैकेनिज्म डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। अब आगे चलते हैं। ये जो एडिशन पॉलीमराइजेशन मैंने आपको सिखाई है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। चेन अलोंगेटेड फ्रॉम वन साइड, आपने देखा एक साइड से तो आर लग गया था, वो आर जो एक साइड पे लग गया था वो लगा रहा है, दूसरी साइड से ये प्रोपोगेट हो रहा था। ये देखें CH2 CH C6H5 और इसी के साथ फिर CH2 CH C6H5 राइट साइड पे है, फिर नेक्स्ट भी राइट साइड पे आएगा, नेक्स्ट भी राइट साइड पे आएगा। तो चेन एलोंगेटेड फ्रॉम वन साइड, ये एक साइड से प्रोसीड कर रहा है और एक साइड से ब्लॉक हो चुका है। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन में ये भी खूबी होती है। मोलर मास ऑफ पॉलीमर इज इक्वल टू सम ऑफ मोलर मास ऑफ मोनोमर। पॉलीमर जो बनेगा इसका जब आप वजन करेंगे वो तमाम जो आपने मोनोमर मिलाए हैं उनके वजन के मजमूए के बराबर बनेगा। क्यों? क्योंकि इन रिएक्शन में कोई छोटा सा केमिकल भी बाहर नहीं निकला। केमिकल आए और आपस में ऐड होते गए, ना ही छोटा सा वाटर मॉलिक्यूल ना ही कोई और छोटा सा मॉलिक्यूल बाहर एलिमिनेट हुआ है। इसलिए जो रिएक्टेंट के तमाम मैस को ऐड करेंगे तो प्रोडक्ट का मैस के बराबर बन जाएगा। ठीक है, इसकी जो एग्जांपल्स हैं पॉलीथीन है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीविनाइल एसीटेट है, नियोप्रीन है, एक्राइलिक रेजन्स है। ऐसे तमाम केमिकल जिनमें अनसैचुरेशन आ रही है वो तमाम के तमाम इसी की एग्जांपल में आ जाएंगे। ठीक है, आइए स्टूडेंट एडिशन पॉलीमराइजेशन की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन जैसे मैंने आपको बताया कि मोनोमर में अनसैचुरेशन का होना लाजमी है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ मैंने X लगा दिया है। आप इसमें X को रिप्लेस करेंगे, बहुत से एग्जांपल बना देंगे। फिर मैंने दूसरा मोनोमर लिया CH2 CH, X लगा दिया। फिर तीसरा मोनोमर लिया CH2 CH, X लगा दिया। जब ये मोनोमर आपस में कंबाइन होते हैं तो इनके जो डबल बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट होते चले जाते हैं और जहाँ पे ये प्लस है वहाँ पे एक बॉन्ड बना देना है आपने। तो देखें CH2 CH X ब्लू वाला, साथ में ये ब्लैक वाला शुरू हो गया, सिंगल बॉन्ड बन गया CH2 CH X, और ब्लैक वाले के बाद रेड वाला शुरू हो गया, इसका ही डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ और CH2 CH X और रेड वाले का बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ, एंड सो ऑन। ये अमल जारी रहेगा। और जब ये अमल जारी रहेगा तो अब ये जो पॉलीमर बना है इसे लिखने के दो अंदाज आप देखें। एक पहला अंदाज, रिपीट क्या हो रहा है, CH2 CH X ब्लू वाला, उसके बाद फिर ब्लैक वाला CH2 CH X रिपीट हुआ, उसके बाद रेड वाला CH2 CH X की रिपीट हुआ। तो जो चीज़ रिपीट हो रही है आप उसे एक बार लिखें CH2 CH और X और आप यहाँ पे N लगा दें। तो ये भी इस पॉलीमर को लिखने का अंदाज है। CH2 CH X ये N टाइम रिपीट हो रहा है। या इसे लिखने का एक नया अंदाज
वो भी बहुत ही दिलचस्प है। वो क्या, आप देखें बॉन्ड नया कौन सा बना, जहाँ पे कलर चेंज हुआ है बॉन्ड बना है। CH और CH2 के दरमियान बॉन्ड बना, यहाँ पे CH और CH2 के दरमियान बॉन्ड बना। आपने मोनोमर कितने लिए, 3। बॉन्ड नए कितने बने, 1 और 2 बॉन्ड बने ना। तो आपने अगर बॉन्ड को जाहिर करना है तो आप पहले 2 मोनोमर लिखें जब वो अटैच हो गए। देखिए CH2 CHX और इसके बाद दोबारा आपको लिखना पड़ेगा CH2 CHX। ठीक है, पहले 2 मैंने लिख दिए। तो अब आपने ये बॉन्ड जहाँ पे बना है इसे आपने ब्रैकेट लगाई कि जहाँ पे बॉन्ड बना है, और बॉन्ड को रिप्रेजेंट जब आप करेंगे तो आप ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे N-1। इस बात का मतलब कि जितने मोनोमर लेंगे उससे एक कम बॉन्ड बनेगा। अगर 3 लेंगे तो बॉन्ड कितने बनेंगे, 3 - 1 2 बनेंगे। देखिए 2 बॉन्ड बने ना। अगर आप ये 2 लेते हैं तो बॉन्ड कितने बनते, 1। अगर आप ये 10 लेते हैं तो बॉन्ड कितने बनते, N-1 9 बॉन्ड बनते। ठीक है, तो चाहे आप पॉलीमर को ऐसे लिख दें ये भी बिल्कुल ठीक है, चाहे आप ऐसे लिख दें ये भी बिल्कुल ठीक है। ये N उस वक्त लगाना है जब मोनोमर को रिप्रेजेंट करें, N-1 उस वक्त लगाना है जब आप बॉन्ड को रिप्रेजेंट करें। ठीक है, अब देखें पहला जो एडिशन पॉलीमर हमारी बुक में यूज़ है वो है जी पॉलीइथीन। अगर आप यहाँ पे X की जगह BH ही लगा दें, N CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये जो X था ना इसकी जगह भी मैंने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन ही लगा दिया, तो इथीन बन के ये मोनोमर होगा। और जब आप इसे पॉलीइथीन बनाएंगे तो पॉलीइथीन डबल बॉन्ड आपने सिंगल करना है, CH2 CH2, यहाँ पे डैश लगाएं और ये N, ये बन गई पॉलीइथीन। इसकी क्या कंडीशन होती है हमने ये चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस कर लिया था। पॉलीविनाइल क्लोराइड, अगर आप यहाँ पे X की जगह हेलोजन लगा दें, तो मैं लिख देता हूँ कि मैं X की जगह क्या यूज़ कर रहा हूँ। इस वाले में आपने X की जगह हाइड्रोजन लगाना है, इस वाले में आपने X की जगह हेलोजन लगानी है क्लोरीन। तो अब हमारे पास मोनोमर क्या बनेगा, देखें CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे Cl आ गया, ये आपने N टाइम्स ले लिए, इसे कहा जाता है विनाइल क्लोराइड। ये जो ग्रुप होता है ना CH2 डबल बॉन्ड CH, ये ग्रुप विनाइल ग्रुप होता है। तो जब आप इस विनाइल ग्रुप पे Cl लगा देंगे बन जाएगा विनाइल क्लोराइड। जब आप इसे पॉलीमर बनाएंगे तो CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल Cl, फिर आप दूसरा अटैच कर लेंगे तो दूसरा यहाँ पे आएगा CH2 CH एंड Cl एंड सो ऑन। तो अब आप अगर बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाइए, N-1 लगा दीजिए, ये बन गया। क्योंकि विनाइल क्लोराइड से बना पॉलीविनाइल क्लोराइड, आपने साथ में पॉली लगाना होता है, साथ में लगाना होता है रिएक्टेंट का नाम, तो ये बन गया पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे PVC भी कहा जाता है, PVC। अगर आप इसे इस अंदाज में नहीं लिखना चाहते हैं तो ये देखें CH2 CH Cl, आप मोनोमर को एक बार लिखें और N टाइम्स ऐसे N लगा दें, बिल्कुल ठीक है। ये वाला लिखना चाहिए, ये वाला लिख लें, दोनों बिल्कुल ठीक है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड कहाँ पे इस्तेमाल होता है, सबसे पहले तो पॉलीविनाइल क्लोराइड की कंडीशंस हैं। ये 52 डिग्री पे बनता है, तो टेम्परेचर आपने याद रखना है, और 9 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 9 atm पे ये बनेगा, तो कंडीशन आपने याद कर ली। इसके अलावा अगर आप इसमें प्लास्टिसाइजर डाल देंगे ना तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। प्लास्टिसाइजर वो केमिकल होते हैं जो कि पॉलीमर की लचक या फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इसकी भी लचक को बढ़ाया जा सकता है। ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो फ्लोर कवरिंग, ये जो शीट्स वगैरह होती हैं फर्श पे बिछाने वाली, इससे बनती हैं। ये पाइप्स इससे बनते हैं, इससे ग्रामोफोन रिकॉर्डर बनते हैं। आजकल तो यूज़ नहीं हो रहे, पुराने ज़माने में यूज़ होते थे रिकॉर्डर्स वगैरह, ये इससे बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जी पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन में आपने क्या करना है, यहाँ पे X की जगह क्या लगाना है, फिनाइल लगाना है। तो हम बना लेते हैं N CH2 डबल बॉन्ड CH, और आप यहाँ पे लगा दें फिनाइल ग्रुप, ये है C6H5। बेंजीन को जब किसी के साथ अटैच किया जाए तो वो फिनाइल बन जाता है। अब आप इससे पॉलीमर जब बनाएंगे तो जिस मर्जी अंदाज में लिख लें CH2 CH C6H5, दूसरी बात दोबारा लिख लें CH2 CH C6H5, और आपने जहाँ पे नया बॉन्ड बनाया यहाँ पे आपने क्या डालना है, N-1, या इस अंदाज में भी इसे लिख सकते हैं CH2 CH
C6H5 और यहाँ पे आप लगा दें N। ये दोनों अंदाज बिल्कुल ठीक है, जैसे मर्जी लिख लें। पॉलीस्टाइरीन, इससे फूड कंटेनर्स बनते हैं, ये जो डिस्पोजेबल फूड कंटेनर्स होते हैं इसी से बनते हैं। इसके अलावा इससे कॉस्मेटिक्स की बोतल्स बनती हैं, जो प्लास्टिक की कॉस्मेटिक्स की बोतल्स होती हैं, इससे खिलौने बन सकते हैं और इससे पैकिंग मटेरियल बनता है। इसके बाद है पॉलीविनाइल एसीटेट। अगर आप ऐसा करें कि जो आपका मोनोमर है CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे आपने X ही चेंज करना है ना, तो अब के आप X की जगह एसीटेट ग्रुप लगाएंगे, OCOCH3। यही होता है ना, OC डबल बॉन्ड और CH3। तो जब आप ये मोनोमर N टाइम्स ले लेंगे, अब जो पॉलीमर बनेगा वो कहलाएगा पॉलीविनाइल एसीटेट। आप उसे जैसे मर्जी लिख दें। अब तो मैंने आपकी काफ़ी प्रैक्टिस करवा दिया, तो अब मैं इसे एक अंदाज में लिख रहा हूँ, तो दूसरे अंदाज में आप खुद इसे लिख सकते हैं। या आपने एक बार मोनोमर लिखा और यहाँ पे आपने ये N टाइम्स ऐसे डाल दिया, ये बन गया पॉलीविनाइल एसीटेट। इसे क्योंकि विनाइल एसीटेट से आपने बनाया इसलिए पॉलीविनाइल एसीटेट कहलाएगा। पॉलीविनाइल एसीटेट ये कलरलेस है, ये नॉन टॉक्सिक होता है, ये बहुत सी क्वालिटीज़ में मिलता है, नंबर ऑफ ग्रेड्स में ये दस्तियाब है। डिपेंड करता है कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, इसमें मोनोमर कितने हैं, उसके हिसाब से इसकी क्वालिटीज़ होती हैं। इसकी खास स्मेल होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, ये एडहेसिव मटेरियल है, तो चीज़ों को बाइंड करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और इसके अलावा इमल्शन पेंट्स में भी डाला जाता है ताकि वो दीवार पे अच्छे तरीके से अटैच हो सकें। तो खुद पेंट नहीं है, पेंट में बाइंडर के तौर पे डाला जाता है। आइए स्टूडेंट, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन शुरू करते हैं। तो जैसे कि नाम से जाहिर है, दो मॉलिक्यूल मिलेंगे और मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाया करेंगे विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर। तो ये कंडेंसेशन के रिएक्शन के ज़रिए प्रोसीड करना है इस अमल को। इसका एग्जाम्पल है पॉलीएस्टर टेरिलीन और पॉलीएमाइड नायलॉन। तो देखें पॉलीएस्टर किससे बनेगा। आपने इसमें लेना है एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे आपने लेना है डाइओल। ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आप इसकी नंबरिंग करें 1 2 3 4, इसका नाम है बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसे लिख देते हैं बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसे लिख देते हैं इथेन 1,2 डाइओल। ठीक है, तो आपने एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और डाइओल लिया या ग्लाइकोल लिया और इन्हें आपस में मिला दिया। ये वाला कंडेंसेशन का रिएक्शन होगा, अल्कोहल इस रिएक्शन में अपना H देता है और ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH देता है और इससे ना एस्टर बनता है। तो ये अमल यहाँ से भी जारी रहेगा, यहाँ से भी जारी रहेगा। हम इसे इस अंदाज में बना देते हैं C डबल बॉन्ड O डैश, यहाँ से जारी रहेगा। तो आगे आपने ये एरोमेटिक रिंग बना दिया, इसके बाद C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ से अब ये ब्लू वाला शुरू हो गया O CH2 CH2 O CH2 CH2 और O। ये अमल आगे जारी रहेगा। तो आप इस तरह N लगा सकते हैं, या तो आप इसमें N लगा दें या आप ये बॉन्ड को भी रिप्रेजेंट करने के लिए N-1 लगा सकते हैं। खैर हम यहाँ पे N लगा देते हैं। तो ये बन गया जी पॉलीएस्टर। इसे पॉलीएस्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एस्टर लिंकेज बना है। तो ये जो पॉलीएस्टर होते हैं ये इस्तेमाल कहाँ पे होंगे। पॉलीएस्टर को ना कॉटन या वूल के साथ मिला के इसे फैब्रिक्स बनाए जाते हैं। अगर आप इसे कॉटन के साथ मिलाएंगे तो समर फैब्रिक्स बनाएंगे, वूल के साथ मिलाएंगे तो विंटर फैब्रिक्स बनाएंगे। इसके अलावा इससे वाटर टैंक्स भी बनाए जाते हैं। तो ये इसके यूजेज हैं, वाटर टैंक्स एंड फैब्रिक्स। दूसरा देखें पॉलीएमाइड। पॉलीएमाइड में आपने क्या लेना है, आपने एलिफेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। ये भी डिफरेंस याद रखिएगा, इसमें एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें एलिफेटिक। ये हमने लिए एडिपिक एसिड जिसमें 6 कार्बन होते हैं। तो एडिपिक एसिड एक तो ये हो गया। दूसरा आपने लेना है हेक्सामिथिलीन डाईएमाइन। ये CH2 ग्रुप होता है मिथाइलिन, तो आपने 6 लगाया CH2 हेक्सामिथाइलिन और ये NH2 2 है तो डाईएमाइन। इन दोनों को आपने मिला दिया और इसमें क्या होगा,
ये NH2 ग्रुप अपना H देगा और कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें भी अपना OH देगा, मिलके वाटर बनाएंगे और ये वाटर तो -N एलिमिनेट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आप देख लें जो बॉन्ड बना CH2O, ये हमारे यहाँ से जारी रहेगा तो हमने ये ऐसे डैश लगा दिया। इसके बाद CH2 6 टाइम C डबल बॉन्ड हो, इसके बाद ये NH, ये जो नया लिंकेज बना है इसे एमाइड लिंकेज कहा जाता है। C डबल बॉन्ड और NH के बाद CH2 6 टाइम एंड NH, ये अमल जारी रहेगा। अगर आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं लिंकेज के हिसाब से तो N-1 लगा दें। तो ये बन गया जी पॉली एमाइड, क्योंकि इसमें एमाइड लिंकेज है। अगर आप ना एडिपिक एसिड लें जिसमें 6 कार्बन है और ये जो दूसरा रिएक्टेंट हेक्सामिथाइलिन डाइमाइल है जिसमें 6 कार्बन है, तो ये जो प्रोडक्ट पॉलीएमाइड बना है इसे स्पेशल नायलॉन 6 का नाम दिया जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट दोनों में 6 कार्बन है, लिहाजा 6 इसका बुनियादी नाम पड़ गया। नायलॉन कहाँ पे इस्तेमाल होती है? ये टेक्सटाइल फाइबर के तौर पे यूज़ हो रही है। जो अच्छी क्वालिटी के बैग होते हैं, लैपटॉप का बैग होता है, ये नायलॉन का बना होता है, फटता ही नहीं है। इसमें हाई स्ट्रेंथ होती है, आम कपड़ों के मुकाबले में इसमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है, लचक भी ज़्यादा है, इलास्टिसिटी भी इसमें हाई है, टफनेस बहुत ज़्यादा टफ होते हैं एंड एब्रेजन रेजिस्टेंस, आसानी से फटेंगे भी नहीं। तो अच्छी क्वालिटी का जो फैब्रिक है, हार्ड टफ एब्रेजन रेजिस्टेंस हाई स्ट्रेंथ वाला इलास्टिक, वो ये नायलॉन ही होता है जो कि पॉलीएमाइड है। स्टूडेंट देखें कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन जब आपने देखा तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अभी आपने रिएक्शन उसके देख लिए। ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आपस में मिलते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप OH ग्रुप के साथ मिल जाएगा या कार्बोक्सिलिक ग्रुप NH2 ग्रुप के साथ मिल जाएगा। इलोंगेटेड फ्रॉम बोथ साइड, तो ये दोनों साइड से प्रोसीड करेगा। फॉर एग्जांपल आपने अभी ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड देखा और इसे आपने डाईओल के साथ मिलाया, तो देखें ये यहाँ से भी रिएक्शन हुआ और यहाँ से भी बॉन्ड बन गया। एट द सेम टाइम ये इसके इस साइड से भी रिएक्शन होगा ना, तो इस साइड से भी बॉन्डिंग होगी। ये डाईओल के राइट साइड से भी रिएक्शन होगा, इस साइड से भी बॉन्डिंग होगी। तो ये जो पॉलीमर बनते हैं ये दोनों डायरेक्शन में इलोंगेट करते हैं, लेफ्ट साइड पे भी इंक्रीज होती है इनकी लेंथ और राइट साइड पे भी इनकी लेंथ इंक्रीज होती है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर नॉट इक्वल टू सम ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोनोमर। इसमें जो पॉलीमर बनते हैं उनका जब आप मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे वो मोनोमर के मॉलिक्यूलर मास के सम के बराबर नहीं बनेगा, क्योंकि साथ में वाटर भी बना है जो सेपरेट हो गया। तो जो हमने पढ़ा था एडिशन पॉलीमराइजेशन, उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बनी थी, तो पॉलीमर का जो वज़न था मोनोमर के वज़न के मजमूए के बराबर बन रहा था। इसमें कौन कौन से लिंकेज बन सकते हैं? एस्टर लिंकेज अभी हमने पढ़ा पॉलीएस्टर के नाम से, तो इसकी 2 एग्जांपल हो सकती हैं, पॉलीएस्टर या लिपिड्स। क्योंकि जो लिपिड्स होते हैं ना उनमें भी एस्टर लिंकेज बनता है। ईथर लिंकेज किस में बन सकता है? इपोक्सी रेजन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, तो इनमें ईथर लिंकेज बन सकता है। एमाइड लिंकेज किस में बन सकता है? अभी हमने पढ़ा पॉलीएमाइड जिसे नायलॉन कहा जाता है, या प्रोटीन्स में भी एमाइड लिंकेज बनता है। तो ये इसकी एग्जांपल है। जो बायोपॉलीमर्स होते हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमर्स के अमल के ज़रिए ही बनते हैं। स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिस्कस करते हैं, तो प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर पेप्टाइड लिंकेज को शो करेगा और ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस को शो करेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अमीनो एसिड है 2 अमीनो एसिड में आप जानते हैं COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक अमीनो एसिड का दूसरे अमीनो एसिड के NH2 ग्रुप के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन करता है। तो यहाँ से ये इसका H इसके OH के साथ मिलकर वाटर बना देगा और यहाँ पे ये लिंकेज बन गया C डबल बॉन्ड और NH, और ये अमल जारी रहेगा। ये जो लिंकेज बना है ये पेप्टाइड लिंकेज बना है। तो जब आप ये पेप्टाइड लिंकेज को शो करते हैं और इस तरह का एक ये पॉलीमर बनाते हैं जिसमें बार बार ये पेप्टाइड लिंकेज आते हैं, ये प्रोटीन्स का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, इसमें जो चीज़ रिपीट हो रही है आप देखें ये NH है, C है और इसके साथ ये R लगा हुआ है, फिर C डबल बॉन्ड हो, फिर NH आ गया, फिर C आ गया, इसके साथ R लगा हुआ है एंड C डबल बॉन्ड हो। अब इसे इस अंदाज में बना सकते हैं, देखिए NH C के साथ H लाजमी होगा और जो R होगा
आर आप कुछ भी लगा दें, CH3 लगा दें, आप हाइड्रोजन ही लगा दें या आर ही लगा दें, जो मर्जी लगा दें। देखिए सी के बाद फिर C डबल बॉन्ड O आ गया। इसके बाद ये पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज के बाद ये NH आ गया, आपने NH बनाया। NH के बाद दोबारा CH आ गया और CH के साथ आपने R लगाना है। R आप जो मर्जी लगा दें, आप 2 कार्बन लगा दें, R ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं। इसके बाद फिर दोबारा C डबल बॉन्ड O आ गया एंड सो ऑन। तो चाहे इसे इस अंदाज में बना लें, चाहे इसे इस अंदाज में बना लें, आप इसमें ये पेप्टाइड लिंकेज को शो कर रहे हैं ना, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाते हैं, जिसमें आप अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को शो करते हैं और इसमें मौजूद पेप्टाइड लिंकेज को शो करते हैं। तो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद दूसरा स्ट्रक्चर है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर रेगुलर कॉइलिंग, ये इस तरह आपने स्ट्रेट में नहीं बनाना होता, बल्कि इस तरह कॉइल करके मोड़ के बनाना होता है। या जिग जैगिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड को आपने जिग जैग के अंदाज में बनाना है। इसमें आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी होती है NH ग्रुप और C डबल बॉन्ड O ग्रुप के दरमियान। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिहाज से आप इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 किस्म के हुआ करते हैं। यही जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस थी मैंने इस अंदाज में बना ली। देखिए NH C डबल बॉन्ड और C, इसके साथ R भी लगा होता है, हमने नहीं बनाया। NH C डबल बॉन्ड और C, ये सारे में हमने यही NH C डबल बॉन्ड और C ही बनाए। ये सेम चेन है, बस मैंने इसे कॉइल कर दिया। ठीक है, सिंगल एक चेन है। इस चेन में अब इसे कॉइल करने का मकसद हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करना है। तो एक ही चेन के अंदर जो NH है और जो C डबल बॉन्ड है, ये एक दूसरे के आमने सामने आते हैं और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। जहाँ जहाँ पे NH और CO एक दूसरे के पास आएंगे, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही ये इस तरह कॉइल्ड फॉर्म में रहते हैं। ये देखें, इसी की वजह से ये अब इस तरह कॉइल्ड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, ये राइट हैंडेड भी हो सकता है, लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है। इसमें जो मैंने आपको अल्फा हेलिक्स सिखाया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने शो की है सेम चेन के अंदर, एक ही चेन थी उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो की है। इसे कहा जाता है इंट्रा स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में आप सेम चेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, या अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में इंट्रा स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। बीटा प्लेटेड शीट में आपने डिफरेंट चेन के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करना होता है। एक चेन में NH दूसरी चेन के C डबल बॉन्ड O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। तो जब आप डिफरेंट चेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करेंगे, इसे कहा जाता है बीटा प्लेटेड शीट। तो ये था सेम चेन, ये है इन डिफरेंट चेन्स, जैसे कहा जाता है इंटर स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि चाहे अल्फा हेलिक्स हो चाहे बीटा प्लेटेड शीट हो, आपने इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही शो करना होता है C डबल बॉन्ड O और NH ग्रुप के दरमियान। स्टूडेंट अब देखें टर्शियरी स्ट्रक्चर। टर्शियरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल ट्विस्टिंग एंड फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन को रिप्रेजेंट करता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर में आपको कौन सी बॉन्डिंग नज़र आ सकती है? ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो कोवलेंट होता है, ये नज़र आएगा सल्फर सल्फर के दरमियान। इसमें वीक वॉन वाल फोर्सेस भी हो सकती हैं, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है, और इसमें आयोनिक बॉन्ड जिसे सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, ये भी टर्शियरी स्ट्रक्चर में होता है। इसके अलावा प्रोटीन्स, बास प्रोटीन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर भी शो करते हैं, लेकिन उसकी डिटेल हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, तो वो हम नहीं करेंगे। आइए स्टूडेंट न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड आप जानते हैं 2 किस्म के DNA और RNA। न्यूक्लिक एसिड का सबसे पहले फंक्शन देखिएगा, दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ना सिर्फ रिप्रोड्यूस करते हैं, स्टोर करते हैं और आगे ट्रांसमिट भी करते हैं, और इसके साथ साथ अंडरगोज म्यूटेशन, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसमें म्यूटेशन का अमल भी करते हैं, उन्हें ज़्यादा बेहतर बनाते हैं, उन्हें वेरिएशन लेके आते हैं। टाइप्स DNA और RNA, इनमें क्या डिफरेंस है बाद में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, ये जो DNA और RNA है हमारे बॉडी में अकर एज अ पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कॉल्ड न्यूक्लियोप्रोटीन्स। हमारे जिस्म में कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के साथ मिलकर रहते हैं, उन्हें न्यूक्लियोप्रोटीन्स कहा जाता है। इनका जो स्ट्रक्चर है ना न्यूक्लिक एसिड का, इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, साथ में ये पेंटोज शुगर होती है, और साथ में ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं।
ये जो फॉस्फेट ग्रुप और ये जो शुगर है इसके दरमियान जो लिंकेज होता है इसे फॉस्फोएस्टर कहते हैं। ये जो शुगर और बेस के दरमियान जो लिंकेज होता है इसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। वैसे इन जो तीनों का जो कम्बिनेशन है इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ये दो किस्म के होते हैं, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। आपने इसके स्ट्रक्चर याद करने हैं। जो लेफ़्ट पोर्शन है दोनों का सेम है, बेंजीन जैसा रिंग है और बीच में दो नाइट्रोजन है, हेट्रोसाइक्लिक है और 3 डबल बॉन्ड है। यहाँ भी बेंजीन जैसा रिंग, 2 नाइट्रोजन, हेट्रोसाइक्लिक, 3 डबल बॉन्ड। तो लेफ्ट साइड दोनों की बराबर है। देखें आगे भी इसमें एक रिंग है जिसमें पहले नाइट्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड कार्बन है, फिर कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड है और फिर ये नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड है। इसके साथ H भी लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड भी है बीच में। प्यूरीन में प्योर एज गोल्ड, जो कि आपने बायो में सारा इसे डिटेल में पढ़ा हुआ है। प्योर से प्यूरीन, एज से एडिनिन और गोल्ड से गुआनिन। तो जो प्यूरीन है इसकी दो टाइप्स हैं, एडिनिन एंड गुआनिन। पायरिमिडीन CO2 कट से साइटोसिन, यूरासिल एंड थायामीन। ठीक है, ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है और ये जो शुगर होती है, फॉस्फेट और शुगर, ये न्यूक्लिक एसिड की बैकबोन बनाते हैं। जबकि जो नाइट्रोजनस बेस होती है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के ये जो स्टैंड होते हैं इन्हें कंबाइन करती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन में होगी? एट GC में होगी। एट से मुराद क्या है? एडिनिन थायामीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और GC से क्या मुराद है? गुआनिन साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि ये जो एडिनिन और थायामीन है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहलाते हैं और ये जो गुआनिन है और साइटोसिन ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कहलाते हैं। DNA और RNA में क्या डिफरेंस होता है? तो DNA कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, RNA पुट देम इनटू वर्ड। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, ये उन्हें इंफॉर्मेशन से प्रोटीन बनाने में उन्हें वर्क के लिए इस्तेमाल करता है। DNA में आप जानते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, RNA में कौन सी शुगर होती है? राइबोज शुगर। DNA में कौन कौन सी बेसिस होती हैं? एडिनिन, थायामीन, गुआनिन और साइटोसिन। RNA में क्या होता है? थायामीन की बजाय यूरासिल होती है। ठीक है, इसके अलावा ये डबल स्टैंड होता है और ये सिंगल स्टैंड होता है।